दोस्तों सदियों से इंसानों को ये लगता आया था कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स हैं, यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानों की सोच को बदल कर रख दिया। हमें सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट मिला जो बना हमारा 7th प्लैनेट यानी यूरेनस। दोस्तों यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है और ये सबसे ठंडा है। इनफैक्ट नेपच्यून यूरेनस से भी ज़्यादा दूर है, बट फिर भी यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा ठंडा है। यूरेनस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसने अपने अंदर काफ़ी राज छुपा रखे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो यूरेनस को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम यूरेनस के बनने से लेकर उसके डिस्कवर होने तक की कंप्लीट स्टोरी जानेंगे और साथ ही साथ यूरेनस के कुछ अजीबोगरीब राजों से भी पर्दा उठाएंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों अगर हमें यूरेनस की कहानी को जानना है तो हमें इसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि यूरेनस की कहानी शुरू कहाँ से हुई। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि पहले लोगों को यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 प्लैनेट्स हैं, यानी अर्थ के अलावा 5 प्लैनेट्स और हैं। तो लोग ऐसा क्यों समझते थे, चलो जान लेते हैं। दोस्तों आज से हज़ारों साल पहले यानी एंशिएंट टाइम्स में लोगों को सिर्फ 5 प्लैनेट्स का पता था, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। अब क्योंकि उस टाइम पर कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं थी तो लोगों को ये प्लैनेट एक स्टार की तरह आसमान में दिखाई देते थे। अब बाकी स्टार्स तो एक जगह पर फिक्स दिखाई देते थे, लेकिन ये जो 5 स्टार्स थे ये फिक्स नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इसीलिए उस टाइम के लोग इन्हें वैंडरिंग स्टार समझते थे, यानी ऐसे स्टार्स जो घूमते रहते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम तक लोग इन्हें एक स्टार ही समझते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ लोगों को ये समझ आ गया कि ये कोई स्टार्स नहीं बल्कि अर्थ की तरह के प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। क्योंकि 1610 तक गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप भी बना ली थी जिससे पहली बार लोग इन प्लैनेट्स को क्लियरली देख पाए। तो लोगों को अब ये समझ आ गया कि ये कोई स्टार्स नहीं बल्कि प्लैनेट्स हैं, बट उन्हें अभी भी यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ यही 5 प्लैनेट्स हैं और सैटर्न आखिरी प्लैनेट है। लोग इस बात से अनजान थे कि सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स छुपे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1781 तक। दोस्तों 1781 में एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था विलियम हर्शल। हर्शल वैसे तो एक म्यूजिशियन थे, लेकिन उन्हें एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने खुद की एक टेलीस्कोप बना ली जो उस टाइम के बाकी टेलीस्कोप से काफ़ी बड़ी थी और ज़्यादा पावरफुल भी थी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप से आसमान को देखा तो उन्हें एक नया स्टार दिखा जो वैंडर कर रहा था। अब यहाँ से शुरुआत हुई उस चीज़ की जिसने हिस्ट्री बदल कर रख दी। दोस्तों पहले तो हर्शल को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, क्योंकि उस टाइम सैटर्न को आखिरी प्लैनेट समझा जाता था। तो हर्शल को ये ख्याल ही नहीं आया कि ये कोई नया प्लैनेट भी हो सकता है। तो हर्शल ने देखा कि वो स्टार मूव तो कर रहा है, बट जिस तरीके से वो मूव कर रहा था कॉमेट्स वैसे मूव नहीं करते। तो हर्शल ने अपनी ये डिस्कवरी साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखी और जब उन्होंने स्टार के ऑर्बिट को कैलकुलेट किया तो वही हुआ जिसका डर था। ये स्टार सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा था जो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स करते हैं, यानी हमें सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट मिल गया जिसे हम आज यूरेनस कहते हैं। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे 7th प्लैनेट का नाम यूरेनस है, लेकिन ये नाम कैसे और क्यों रखा गया इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों 1781 में यूरेनस डिस्कवर तो हो चुका था, लेकिन इसका नाम रखना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि ये पहला प्लैनेट था जो हमने डिस्कवर किया और वो भी एक टेलीस्कोप से। अब क्योंकि ये प्लैनेट विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था तो उन्होंने इसका नाम रख दिया जॉर्जियम साइडस, यानी जॉर्ज का स्टार। जॉर्ज 3 उस टाइम इंग्लैंड के राजा थे, तो हर्शल ने ये नाम अपने राजा के ऑनर में रखा था। हर्शल को लगा कि ये नाम रखना ठीक होगा और अगर राजा खुश हो गए तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब किंग को ये पता चला कि न्यू प्लैनेट का नाम उनके नाम पर रख दिया गया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो खुद भी एक एस्ट्रोनॉमी लवर थे। तो जब किंग को ये बात पता चली तो उनके अल्फाज ये थे, He has discovered a new world and he has dedicated it to me, यानी उसने एक नई दुनिया ढूंढी और वह दुनिया उसने मेरे नाम कर दी। तो किंग हर्शल के इस फैसले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और होते भी क्यों ना, क्योंकि ये वो टाइम था जब किंग्स अपने ट्राइब्यूट के लिए अपने पुतले बनवाया करते थे। तो जब इतना बड़ा ट्राइब्यूट किंग को फ्री में मिल गया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हर्शल को स्पेशली मिलने बुलाया और उसे बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स दिए, जैसे एक घर, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी और ईयरली 200 यूरो की सैलरी, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। यानी हर्शल की लाइफ बिल्कुल बदल गई और वो एक रॉयल लाइफ जीने लगा। तो ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स इस बात से नाराज़ थे
कि इस प्लैनेट का नाम किंग के नाम पर क्यों रखा गया। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी एक इंटरनेशनल साइंस है, तो किसी एक कंट्री के किंग के नाम पर प्लैनेट का नाम रख देना काफ़ी अनफेयर लगता है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने इस नेम को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उन्होंने इस प्लैनेट के लिए अलग अलग नेम्स सजेस्ट किए। जैसे एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इस प्लैनेट का नेम हर्षली रख देना चाहिए, क्योंकि जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी हम गैलीलियन मून्स कहते हैं, क्योंकि वो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। अब बात में लॉजिक ज़रूर था, लेकिन फिर भी ये नाम इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट नहीं था। तो हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योहान बोर्ड। उन्होंने इस प्लैनेट को एक ऐसा नेम दे दिया जिसे हम आज तक जानते हैं, यानी यूरेनस। अब ये नाम इस प्लैनेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर यूरेनस एक ऐसे गॉड का नाम था जो सैटर्न का फादर था और जुपिटर का दादा। यानी ये नाम मैथोलॉजिकली भी परफेक्ट था और इससे एक ग्रीक फैमिली ट्री भी बन रहा था जो एस्ट्रोनॉमी में सेंस बनाता है। तो ये नाम इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ, लेकिन 70 साल बाद, जी हाँ, इस नाम को एक्सेप्ट होने में पूरे 70 साल लग गए। और वो इसलिए कि जब तक किंग जॉर्ज 3 जिंदा थे तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस प्लैनेट को कोई और नाम दे पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये किंग की इंसल्ट समझी जाती। तो हुआ ये कि जैसे ही किंग की डेथ हुई तो लोगों ने इस प्लैनेट को ओपनली यूरेनस बोलना शुरू कर दिया और तब से ये नाम इतना पॉपुलर हुआ कि ये आज तक चलता आ रहा है। दोस्तों, यूरेनस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। जब पहली बार नासा का एक स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा तो उसने यूरेनस पर -224 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जो पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट का नहीं है। इनफैक्ट नेपच्यून यूरेनस से भी ज़्यादा दूर है, बट फिर भी यूरेनस नेपच्यून से ज़्यादा ठंडा है। यूरेनस का टेम्परेचर इतना लो है कि अगर कोई ह्यूमन यूरेनस पर जाए तो वो 1 सेकेंड से भी पहले फ्रीज हो जाएगा, उसके ब्लड सेल्स सॉलिड आइस बन जाएंगे और ये इतना लो टेम्परेचर है कि ये आपकी हड्डियों तक को भी जमा कर रख देगा। तो यूरेनस आखिर इतना ठंडा क्यों है? दोस्तों, वैसे तो यूरेनस के ठंडा होने की बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं, बट जो मेन रीज़न वाइडली एक्सेप्ट हुई वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक मैसिव प्लैनेट जिसका साइज अर्थ से भी 2 से 3 गुना बड़ा था आकर यूरेनस से टकराया, जिससे एक तो यूरेनस टिल्ट हो गया और दूसरा इसने अपनी इंटरनल हीट खो दी। यानी ये कोलिजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने यूरेनस के इंटरनल हीट सोर्स को ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, लेकिन शायद ही कोई चीज़ यूरेनस से ज़्यादा अजीब होगी, क्योंकि ये प्लैनेट सीधा ही नहीं है। जहां बाकी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर थोड़े बहुत ही टिल्ट हैं, वहीं यूरेनस का टिल्ट 98.7 डिग्रीज है, जो इसे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे टिल्टेड प्लैनेट बनाता है। जहां बाकी प्लैनेट्स सन के गिर्द नॉर्मली घूमते हैं, वहीं यूरेनस सन के अराउंड कुछ ऐसे घूमता है, और इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। अब यूरेनस तो सन के अराउंड एक लट्टू की जैसे घूमता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इसके मून्स कैसे घूमते होंगे।